नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस देश का विभाजन कैसे अवश्यंभावी हो गया और कैसे परिस्थितियां बनी, आइए आज इस बात पर चर्चा करते हैं। दरअसल बात 1940 की है, जब मुस्लिम लीग ने का जो अधिवेशन हुआ 23 मार्च को लाहौर में, 23 मार्च 1940 को। उस अधिवेशन में पहली बार इस पाकिस्तान के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया लिखित रूप से। हालांकि इसके दस्तावेज और इसकी भूमिका बहुत पहले बन गई थी, 1932 में ही मानी जाती है। वो अलग कहानी है, उसको हम फिर किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। हम 1940 से शुरू करते हैं। 1940 में जब लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पाकिस्तान का। उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ख़ासतौर से उत्तर पश्चिमी और पूर्वोत्तर का इलाका, उत्तर पूर्वी का इलाका, यहाँ इनको मिला करके एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हों और उनके हाथ में सत्ता की बागडोर हो। तो ये पृष्ठभूमि थी, हम संक्षेप में बता रहे हैं आपको। और फिर वो प्रस्ताव, सबसे पहले उस प्रस्ताव की जो रूपरेखा बनाई गई, खलीकुज्जमा, फजलुल हक और सिकंदर हयात खान, इन 3 लोगों ने मिल करके उस प्रस्ताव को तैयार किया। फजलुल हक ने उस प्रस्ताव को पेश किया और खलीकुज्जमा ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इस तरह से पाकिस्तान बनने की नींव पड़ी पहली बार लिखित रूप में, स्पष्ट रूप से। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना तो अंग्रेज़ों ने की थी और उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन बने जो हमारी सुरक्षा के लिए हो, और कांग्रेस का गठन इसीलिए हुआ था। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस का उपयोग स्वतंत्रता संघर्ष के मंच के रूप में किया और बहुत बेहतर उपयोग किया। एक लंबा संघर्ष है इस संघर्ष का, 1905 से लेकर के और 47 तक, जब तक आज़ादी मिल नहीं गई तब तक एक लंबा दौर है। उसमें कई धड़े मिल के, और ख़ास तौर से क्रांतिकारियों ने भी, हालांकि वो कांग्रेस से अलग थे, लेकिन समय समय पर कांग्रेस के लोगों से मिलते थे। वो, उनकी धारा अलग थी, कांग्रेस की धारा अलग थी। चूँकि 1905 के बाद से वो गांधी युग शुरू हो जाता है, तो गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, अहिंसा के प्रवर्तक थे। वो हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उसमें क्रांतिकारियों ने हमेशा महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया। वो हमेशा अपने आप को महात्मा गांधी के अनुयायी के रूप में लेते थे। हालांकि उनकी राह अलग थी। वो क्रांति से देश को आज़ाद कराना चाहते थे और महात्मा गांधी शांतिपूर्वक बातचीत से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके बारे में कभी और वीडियो अगर बनाएंगे हम, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल इस बात की कि देश को आज़ादी और पाकिस्तान का प्रस्ताव कैसे आया। तो कांग्रेस के बारे में हमने बताया कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी और अपने बचाव के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन उसका उपयोग हमारे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने, स्वातंत्र्य वीरों ने, स्वतंत्रता संघर्ष के दीवानों ने इसका बेहतर उपयोग किया आज़ादी के दिन तक। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना धार्मिक आधार पर हुई थी। ये मुस्लिमों के उत्थान के लिए और मुस्लिमों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हुई थी। उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और ये उसी आधार पर आगे बढ़ी। बाद में
20 और 30 के दशक में ये अतिवादी विचारों से प्रेरित हो गई और कांग्रेस की विपरीत धारा में चलने लगी, जिसका उपयोग अंग्रेज़ों ने समय समय पर किया। वो शुरू से चूँकि बांटो और राज करो की नीति पर वो चलते रहे, और जब 1940 में ये पाकिस्तान का प्रस्ताव आया और ये तय हो गया कि अब मुस्लिम लीग भारत के विभाजन को धीरे धीरे हवा देने लगी है, वो चाहती है कि एक अलग प्रांत बने, तो अंग्रेज़ों ने भी दबे स्वर में इसका कभी विरोध तो नहीं किया, और इसको अपनी वार्ताओं में, अपने सम्मेलनों में अंग्रेज़ों ने बार बार मुस्लिम लीग को एक अलग संगठन के रूप में आमंत्रित किया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभेद की स्थिति पैदा हुई। 1940 में ही इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन में सत्ता बदली, वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आई और चर्चिल पीएम बना। तो जो वर्तमान हालात थे, वैश्विक हालात थे, ख़ास तौर से भारत के जो हालात थे, उस पे उसने एक टिप्पणी की। उसने कहा कि मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि उनके राज्य को छिन्न भिन्न कर दूँ या अपने हाथ से निकलता हुआ देखूँ। यानी उसने अपने विद्रोही तेवर को अपने कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही स्पष्ट कर दिया। तो ये तय हो गया था कि चर्चिल निश्चित रूप से देश में इन विचारों की उग्रता को बढ़ावा देगा, वो साम्यता स्थापित नहीं करने देगा। 42 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने भारतीयों में एक माने काफ़ी उत्तेजना भरी, काफ़ी एनर्जी का संचार हुआ भारत में। इसको चर्चिल चाहता था कि ये जो भारतीयों में जिस ऊर्जा का संचार हुआ है, इस ऊर्जा का संचार अंग्रेज़ों के साथ कैसे आए, ये एनर्जी अंग्रेज़ों के समर्थन में कैसे आए। तो उसने बेवेल को से चर्चा की, और लॉर्ड बेवेल चूँकि उसमें वायसराय थे इस देश के, गवर्नर जनरल ही था जिसको वायसराय कहा जाता था। तो लॉर्ड बेवेल को उससे पत्र व्यवहार किया और ये बताया कि आप कुछ इस तरह का उपाय करिए कि जो भारतीयों की जो एनर्जी है, जो 42 के विद्रोह में जो एनर्जी भारतीयों में आई, उसको अपनी तरफ मोड़िए। अपनी तरफ कैसे मोड़ेगी? जब भारतीयों में विभेद होगा, दो धड़े स्पष्ट रूप से अलग अलग होंगे, और उसमें से एक धड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ होगा और दूसरा धड़ा अंग्रेज़ों के साथ होगा। बिना विभाजन के ये दिशा अंग्रेज़ों की तरफ नहीं हो सकती थी। बेवेल ने एक चाल चली। बेवेल ने ये प्रस्ताव दिया कि हम वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करना चाहते हैं। इसमें सभी पार्टियां, सभी दल, सभी संगठन आपस में चर्चा करें और एक आम सहमति के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार करें और कार्यकारिणी में भागीदारी कैसे हो इसका विचार प्रस्तुत करें। हम चाहते हैं कि कार्यकारिणी में पूरी कार्यकारिणी भारतीयों से भरी जाए। वायसराय की पूरी कार्यकारिणी में सिर्फ भारतीय हों, केवल कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। अब ये प्रस्ताव आया। बेवेल को पता था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कभी मतैक्यता नहीं होगी। जो कांग्रेस कहेगी उसके ठीक विपरीत मुस्लिम लीग कहेगी, और जो मुस्लिम लीग कहेगी उसको कांग्रेस नहीं मानेगी। असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो गई इस प्रस्ताव के साथ ही। उसमें ये भी था कि इसमें अल्पसंख्यक की भागीदारी क्या हो। ये दोनों दल, मुख्य रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर के तय करेंगे, और दोनों दल अल्पसंख्यकों को भी उसमें भागीदार बनाएंगे। अल्पसंख्यक उस समय
ईसाई भी थे और सिख भी थे, लेकिन इस मुद्दे पर भी दोनों में सहमति, किसी तरह की सहमति दिखी नहीं और ये तय था कि ये प्रस्ताव परवान नहीं चढ़ेगा। वही हुआ भी। मुस्लिम लीग का ये मत था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ से प्रस्तावित हों और उसको कार्यकारिणी माने, समिति माने, वायसराय माने। और कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस का कहना था कि नहीं, हमारी तरफ से भी जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं हम उनका भी प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए या व्यावहारिक रूप से ही कह लें तो इसमें कार्यकारिणी में निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का बहुमत होता था, अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाते तो, क्योंकि अल्पसंख्यक दोनों पक्षों से आते, मुस्लिम दोनों पक्षों से आते, सिख ईसाई दोनों पक्षों से आते, तो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों का ही बहुमत होता कार्यकारिणी में। लेकिन जिन्ना ये नहीं चाहता था। जिन्ना चाहता था, जिन्ना को एक अलग देश चाहिए था। जिन्ना की ये महत्वाकांक्षा थी और अंग्रेज इस उधेड़ बुन में थे कि अगर इस देश को आज़ादी दे दी गई तो कोई ऐसा पीएम यहाँ का होना चाहिए, इस यहाँ की सत्ता ऐसे व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो सोच और व्यवहार में अंग्रेज हो या अंग्रेज़ों की तरह सोचे, उसका रहन सहन, खान पान, सोच समझ सब कुछ अंग्रेज़ों की तरह हो। और जो वैश्विक सैद्धांतिक माहौल था उस समय उससे मिलता जुलता हो। वैश्विक सैद्धांतिक माहौल जो था उस ज़माने का, कम्युनिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, पूरे विश्व में प्रभाव हो रहा था। इसकी तलाश थी कि ऐसा कैसे हो, भारत की पॉलिटिक्स में इसको कैसे उपयोग किया जाए, जिसके हाथ में सत्ता दी जाए वो हमारे समर्थन में, हमारी सोच विचार के अनुसार हो और हमारी सहमति से काम करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा नहीं है कि वो हमारे आदेश पर ही काम करे, लेकिन जो भी करे लगे कि वो हमारे समर्थन में कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? इसकी उधेड़-बुन में थे अंग्रेज। जब कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनने की बारी आई तो उसमें जितने प्रांत थे, जहाँ जहाँ कांग्रेस की कार्यकारिणी थी, उनसे सहमति ली गई तो उसमें से 98% कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सहमति दी और 2 ने जवाहरलाल नेहरू के। हालांकि इससे पहले, बहुत पहले महात्मा गांधी कह चुके थे कि हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से जवाहरलाल नेहरू हैं। तो कांग्रेस के लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो प्रांतिक कार्यकारिणियाँ थीं उनमें से 98% ने वल्लभ भाई पटेल के रूप में सहमति दी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि पटेल पार्टी के अध्यक्ष बने और वो आगे जाकर के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि राष्ट्रवादियों में पटेल का बड़ा स्थान था। बहुत से मुद्दों पर अंग्रेज़ों से वो अपनी सहमति नहीं जता पाते थे और वो स्वतंत्र विचार के नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे। वो समझते थे कि हमें क्या करना है। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी पर दबाव बनाया, आप कोशिश करिए कि नेहरू को सत्ता मिले। बेवेल योजना असफल हो गई। बेवेल भी ये चाहता था, चर्चिल भी ये चाहता था कि ये सफल न होने पाए। किसी भी हाल में मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को ठुकरा दे ताकि हमारे लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए भारत को बांटने की और भारत कमज़ोर हो जाए। चूँकि ब्रिटेन काफ़ी थक चुका था युद्धों से और तितर बितर हो चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी, नए अमेरिका का उदय हो चुका था,
एक तरफ सोवियत रूस का उदय हो चुका था, एक तरफ जापान का उदय हो चुका था। जापान की शक्ति भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अलग विषय है, जापान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ उसमें परमाणु बम जापान पर गिराए गए, वो अलग विषय है। लेकिन अनेक नई शक्तियों का जो अभ्युदय हुआ, अंग्रेज इससे काफ़ी परेशान थे। अंग्रेज़ों की जो स्वाभाविक सत्ता थी पूरे वैश्विक स्तर पर, वो कमज़ोर पड़ रही थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत हमारे सत्ता छोड़ने के बाद कोई एक और प्रतिद्वंदी शक्तिशाली देश के रूप में हमारे सामने उभरे। उनके लिए सबसे आसान था कि भारत का विभाजन हो, भारत के कई टुकड़े हों, ताकि हमारे लिए कोई और चुनौती न आए। क्योंकि भारत सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता था, विचारों के स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी। चूँकि यहाँ पे लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने शासन किया था, तो एक विरोध की भावना, काफ़ी लंबी विरोध, एक स्वाभाविक भावना सी बन गई थी अंग्रेज़ों के प्रति। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत इतना शक्तिशाली रहे, और वही हुआ जब बेवेल ने अपनी स्कीम को असफल घोषित कर दिया। हालांकि अगर बेवेल चाहता तो ये प्रस्ताव बन जाता और दोनों कार्यकारिणी में शामिल हो जाते। जब दोनों कार्यकारिणी में, माने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अगर कार्यकारिणी में शामिल हो जाते तो विवाद ही ख़त्म हो जाता। लेकिन अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे। बेवेल योजना असफल रही, उसकी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अलग पाकिस्तान लेकर रहेंगे, अलग देश लेकर रहेंगे। और इधर महात्मा गांधी के दबाव बनाने की वजह, महात्मा गांधी के ऊपर जो दबाव बना, वो नेहरू को लेकर के सहमत हो गए। पटेल उससे पीछे हट गए। इस तरह से 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी। उस अंतरिम सरकार में हालांकि मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित किया गया था कि आप भी आइए, इसमें शामिल होइए, लेकिन मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये एक बड़ी समस्या थी। मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर देना, ये मन ही मन अंग्रेज़ तो बड़े खुश हुए, लेकिन देखने के तो एक प्रारंभिक तौर पे देखने पर लगा कि ये भी सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्या होगा क्या नहीं, एक अनिश्चितता का माहौल बनने लगा। लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज अब इस देश को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अनेक अंतर विरोध थे। बहुत से अंग्रेज ऑफिसर थे जो भारतीयों के साथ काम करना नहीं चाहते थे। आमतौर पे जो ग्रेट ब्रिटेन का आयरिश हिस्सा है, प्रशासक के रूप में आयरिश ही ज़्यादातर आते थे, और वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बनने लगी थी कि वो भारतीयों के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। भारतीयों की भागीदारी लगातार बढ़ रही थी शासन और प्रशासन में। वैसे भी अंग्रेज भेद की वजह से नहीं आना चाहते थे। तो एक बन गया था कि अंग्रेज अब किसी भी तरह से ऊब चुके हैं, यहाँ से जाना है उनको, अंतर विरोधों से घिर चुके हैं, वो सत्ता नहीं रही। और 45 में जैसे लेबर पार्टी की सरकार ग्रेट ब्रिटेन में बनी, एटली प्रधानमंत्री बने, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम बहुत जल्द जून 48 तक इस देश को स्वतंत्र कर देंगे। फिर शुरू हो गया, उस प्रस्ताव की खोज शुरू होने लगी, उस तरीके की खोज शुरू होने लगी, कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो। उसके बाद सबको पता है, पहले मुस्लिम लीग ने जब अस्वीकार कर दिया कि हम इस अंतरिम सरकार में नहीं शामिल होंगे, लेकिन लॉर्ड बेवेल ने ज़बरदस्ती ये घोषणा की कि मुस्लिम लीग भी सहमत हो गई है। इससे मुस्लिम लीग असहज हुई।
उसने फिर घोषणा की कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अंत में एक तरफा तौर पर उस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष घोषित किया गया और फिर संविधान पर कार्य आरंभ हुआ। तो इस तरह से विभाजन की नींव पड़ी और देश का विभाजन अवश्यंभावी हो गया और समय के साथ देश का बंटवारा हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आप कमेंट करके हमें बताएं। तो अन्य विषयों पर भी, इतिहास के अन्य विषयों पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।